नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज नए मुद्दों के साथ आपके सामने हम आते हैं और तमाम जो एक्सपर्ट होते हैं हमारे और बताते हैं उसका उन मुद्दों का क्या असर आने वाले समय में होगा। और आजकल जो दो खास मुद्दे लगातार जिस पर हमारी नजरें बनी हुई है वो है महाराष्ट्र और हरियाणा। आज देखते हैं आज किस मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्या कुछ खास है हमारे एजेंडे में। महाराष्ट्र में पर्दे के पीछे सरकार बनाने की कवायद तेज। नागपुर पहुंचे गडकरी की विधायकों से मुलाकात। दिवाली के बाद चुना जाएगा विधायक दल का नेता। बैठक से पहले लॉबिंग में जुटे सीएम पद के दावेदार। और हरियाणा में 18 साल बाद गैर जाट सीएम मनोहर लाल खट्टर चुने गए विधायक दल के नेता। राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा किया पेश। 26 अक्टूबर को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। तो आज के एजेंडे में एक बार फिर से महाराष्ट्र और हरियाणा पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। लगातार पहले हमारा जो एजेंडा है वो है महाराष्ट्र को लेकर के। नागपुर पहुंच गए नितिन गडकरी और उसके बाद से तमाम नेता जो कि सीएम की रेस में हैं अपनी अपनी दावेदारी कहीं ना कहीं पेश कर रहे हैं। सरकार किस तरह बनेगी इस पर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से बयानबाजी अभी चल रही है, लेकिन स्थितियां काफ़ी हद तक स्पष्ट है। क्या कुछ भविष्य में होगा इस पर हम बातचीत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरा शास्त्री जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ शिव प्रताप सिंह जी हैं प्रवक्ता एनसीपी के। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हमारे साथ दिलीप के सिंह मौजूद हैं, ग्रुप एडिटर जैन टीवी, वरिष्ठ पत्रकार। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है एनसीपी का। क्यों एनसीपी ने ये कहा कि आखिर में वो बीजेपी का समर्थन करेगी अगर वो सरकार बनाती है। आइए सुनते हैं अजीत पवार इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। मजबूरी कुछ भी नहीं है। अपने महाराष्ट्र में नया गवर्नमेंट आने के लिए स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए हंग जो असेंबली आई है उसमें कोई भी बारे में कोई सोचता नहीं। इसीलिए पवार साहब हमारे पार्टी के लीडर प्रफुल्ल पटेल साहब जी ने कल मीडिया को बताया और हमारा जो भी स्टैंड है वो सबके सामने रखा। इन सब मुद्दों पर भैया जी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं आरएसएस के, वो भी आपको सुनाते हैं। एनसीपी ने अपना समर्थन घोषित किया है। मैं समझता हूं कि लेना न लेना वो पार्टी तय करेगी, दल तय करेगा, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं होती है। और अगर कोई समर्थन करता है तो पार्टी विचार करेगी उसके ऊपर। I said we don't have any role in that reason. आइए सुनते हैं बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। आइए जरा उनको भी सुनते हैं। महाराष्ट्र के लिए दो पर्यवेक्षक और भारत के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पर्यवेक्षक के रूप में उनका महाराष्ट्र आगमन होगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। और साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि बाला साहब के प्रति हमारी एक अपनी आस्था है। मुझे लगता है कि जो समर्थन का विषय है उस पर एक बार गहन विचार विमर्श उठेगा। गहन विचार विमर्श के पश्चात जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा उसके अनुसार ही हम भारतीय जनता पार्टी का निर्णय महाराष्ट्र में करेंगे। इस बीच नितिन गडकरी पहुंचे, उनको भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहना है बीजेपी के ओम माथुर का और शिवसेना के संजय राउत का। जरा वो भी सुनाते हैं आपको। इस विषय में इंतजार करिए। देखो जो भी महाराष्ट्र का हित चाहेगा हम उसके साथ जाएंगे। उस बारे में जो भी निर्णय लेना है शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी लेंगे। यही आज के बैठक भी हुआ। बाद में उद्धव जी ने मार्गदर्शन किया पार्टी को। इस बारे में कोई बात हुई नहीं है। समय आने पर उस बारे में आपको पता चलेगा। नितिन गडकरी नागपुर पहुंचे तो उनके स्वागत में जबरदस्त बड़ी संख्या में भीड़ में लोग मौजूद थे और तमाम कार्यकर्ताओं ने कंधे पे उन्हें उठा लिया और एक बार फिर से सवाल उठा कि क्या मुख्यमंत्री वो बनेंगे। इस बीच ये भी कहा गया कि उन्हें महाराष्ट्र आना चाहिए उन्हें। तो मुख्यमंत्री पद पर जब सवाल किया गया तो क्या कुछ कहा नितिन गडकरी ने, वो भी सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे अध्यक्ष इसके बारे में सबसे बातचीत करके उचित निर्णय करेंगे, उनका अधिकार। आप रेस में है कि हम मुख्यमंत्री बनना है? मैं 10 बार बता चुका हूँ कि मैं रेस में नहीं हूँ। चलिए, मैं रेस में नहीं हूँ, लगातार उसी स्टैंड पर कायम है, लेकिन वहां जब पहुंचे तो एक बार फिर से इस बात का मुद्दा उठ गया। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप जी, आपके साथ अब शुरुआत करना चाहेंगे इस बहस की। पहला सवाल यही बना हुआ है कि अभी भी हम देख रहे हैं कि
नजदीकियां तो आ रही हैं, नरमी भी आई है शिवसेना के रुख में भी, बीजेपी के रुख में भी, लेकिन स्थिति अभी तक ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी कोई मौका ऐसा देना नहीं चाहती है कि शिवसेना अपनी कोई शर्त रख सके। इस दौरान इस तरह की भी सुगबुगाहट है कि बीजेपी पहले अपनी सरकार बना ले वहां पर, और वहां पर जब उसे समय दिया जाएगा उस दौरान हो सकता है कि वो छोटे दलों से बाद में बातचीत करे जब उसे सदन में साबित करना हो बहुमत, या फिर एनसीपी वॉकआउट कर जाए। तमाम विकल्पों पर चर्चा भी चल रही है। क्या ये सब शिवसेना पर दबाव बनाने की रणनीति है? कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, तमाम पार्टियों की अपनी अपनी सियासत है और वो अपने सियासी, जैसे तिकड़म कह लें या सियासी, अपनी अपनी जो उनकी सोच है उसको कैसे आगे बढ़ाए उसकी बात है, और सियासी जमीन को कैसे बचाएं। जहां तक बीजेपी की स्थिति इस वक्त है, उनके पास मुझे लगता है कि एक तो जो निर्दलीय हैं, कुछ वो ऑलरेडी उनको समर्थन दे चुके हैं, कुछ और दे सकते हैं, ये भी कुछ लोगों ने कहा है। एक एनसीपी का बिना शर्त समर्थन उनके पास है और शिवसेना की तरफ से भी जितने इनपुट्स आ रहे हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि समर्थन नहीं देने के लिए आ रहे हैं। उसमें कुछ राइडर्स, कुछ उसमें कुछ ऐसी शर्तें या कुछ बातें हैं। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के दो स्थितियां हैं कि किससे समर्थन ले और किस आधार पे ले, उनकी क्या किस तरह से उस समर्थन को वो इंश्योर करें कि वो स्टेबल गवर्नमेंट दे। एक तो ये सोच भाजपा के नेताओं में, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो लोग निर्णय लेने के बारे में जिनको अधिकृत किया गया है, उन तमाम लोगों की ये सोच है कि सिर्फ ये नहीं कि सरकार बनाना है, बल्कि स्थिर सरकार, मजबूत सरकार, और सरकार वो जो डिलीवर कर सके ये बनाना है। तो ऐसे तमाम समर्थन के बारे में सोचकर फैसला लेना उचित होगा, इसके बदले कि सीधे जाएं और सरकार गवर्नमेंट बनाने का क्लेम स्टेक कर ले। मुझे लगता है ये बहुत जल्दबाजी होगी, इसलिए उसमें तमाम तरह पे जो तमाम पहलू उस पर विचार किया जा रहा है। ये बीजेपी के तरफ से है जी। एनसीपी का जो समर्थन आया उसको सबको पता है कि एनसीपी ने समर्थन क्यों दिया। एनसीपी के ऊपर जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जितने उनके खिलाफ केस और फाइल तमाम खुलने हैं, और उनकी अपनी जो सियासी तिकड़म है शरद पवार जी का, उसका ये हिस्सा है। और शरद पवार जी को कोई भी भारत के राजनीति में ये फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है, बिकॉज वो अपने इस फील्ड के, इस खेल के बहुत बड़े महारथी है। तो उनका अगर उन्होंने समर्थन दिया है तो उनको पता है कि इस समर्थन से क्या वापस चाहिए उन्हें, उस पर भी बीजेपी विचार करेगी। और जो कर रही है, तो एनसीपी अपना एक, जैसे कहते हैं, चाल चल चुके, उसके बाद आगे क्या है उस पर वो अलग अलग तरह की वहां से भी बातें आ रही है। जैसे उन्होंने कल खुलासा किया कि कांग्रेस, शिवसेना और वहां पे एनसीपी, कांग्रेस सब मिलकर कांग्रेस को समर्थन करे, इस तरह की शिवसेना को समर्थन करे, ऐसी सरकार बने। तो ये दूसरा बयान था जिसको अगर समझने वाले हैं, जो लोग सियासत को समझते हैं और रणनीति बनाते हैं, उनको पता है इसका मतलब क्या होता है जी। जो तीसरी जो शिवसेना है उसके लिए चुनौती है, वो किसके साथ जाए, उनके पास विकल्प क्या क्या है। क्या वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ, जिसके खिलाफ वो लड़के आए हैं, उनके साथ उनसे उनके समर्थन से सरकार चलाए। ये मुझे लगता है कि शिवसेना में भी जो लोग जानते हैं और लोगों को पहचानते हैं, वोटर्स के मानसिकता को जानते हैं, जिस तरह का मैंडेट कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ है वो देखने की जरूरत है। तो उसमें शिवसेना, मुझे नहीं लगता है कि इस विकल्प के ऊपर बहुत ज्यादा, हाँ, बार्गेन कितना शिवसेना कर सकती है बीजेपी के साथ, वो तमाम प्रयास किए जाएंगे। ये जो है स्थिति कुल मिलाकर के। और कांग्रेस, मुझे लगता है कि कांग्रेस में भी कुछ सेन एलिमेंट्स हैं जो सियासत को अच्छी तरह से जानते हैं। वो शिवसेना को समर्थन करके अपनी भविष्य के सियासत को, जिस सेकुलरिज्म के और जिस कम्युनलिज्म के प्लैंक पे वो सियासत करते हैं, उसको समाप्त कर ले। मुझे लगता है इस तरह की स्थिति तत्काल बनने वाली कांग्रेस में नहीं है कि कांग्रेस इस तरह की सियासत करेगी। कुल मिला के इस वक्त जो है बीजेपी के अंदर में जो तीसरे बीजेपी की एक और स्थिति है, वहां पे कई सारे दावेदार हो गए हैं। एकनाथ खड़से भी हैं, विनोद तावरे भी हैं, उसके अलावा आप देखें नितिन गडकरी का नाम आ रहा है, उसके बाद फिर पंकजा कह रही है, देवेंद्र फडणवीस हैं, कई नाम हैं। तो उसमें से नाम किसको तय करना है, ये भी एक चुनौती है। तो मुझे लगता है इन तमाम कारणों से ये स्थिति जो इस वक्त है, उसके पीछे ये एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जब ये नाम आज सामने आया नितिन गडकरी का फिर से,
और जिस तरीके से रखा गया, कहा जा रहा है ये भी शिवसेना पर दबाव बनाने की रणनीति, क्योंकि नितिन गडकरी के संबंध बहुत अच्छे नहीं माने जा रहे हैं शिवसेना के साथ, और शिवसेना नहीं चाहेगी कि नितिन गडकरी जो है मुख्यमंत्री के तौर पर रहें। तो एक तरीके का ये भी एक प्रेशर बनाने का तरीका है। क्या आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शिवसेना से अगर भाजपा को लड़ना है तो उसके लिए एक ही व्यक्ति जिसको माना जाता है कि जो शिवसेना के प्रखर बिल्कुल शिवसेना को अगर देखा जाए कि चुनौती के रूप में देखते हैं तो वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी है। वो ये बात कहते नहीं है, लेकिन सबको पता है ये बात। सब लोग अगर आप बाहर बात करेंगे तो सब लोग आपको ये बताएंगे। और दूसरा और एक पक्ष है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम जिस तरह से चला तो उनको रोकने के लिए भी नितिन गडकरी का नाम हो सकता है। ये दोनों बातें हैं, दोनों बातें जी। चलिए इसी बात पे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं हम, यहाँ पर तुरंत लौट रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट बाकी हैं, अभी उनकी राय बाकी है। महाराष्ट्र और हरियाणा की राजनीति को समझेंगे और जानेंगे कि जो तमाम चेहरे सामने नजर आ रहे हैं कौन उसमें जीत हासिल करेगा। हरियाणा का फैसला हो चुका है, चर्चा जारी है एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में तमाम दावेदारी जो है अभी भी जारी है। इस बीच नितिन गडकरी नागपुर पहुंचे, वहां जबरदस्त स्वागत किया गया और इस बार फिर से सवाल उठा क्या वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं वो महाराष्ट्र दोबारा वापस आ रहे हैं। इसको लेकर के भी तमाम बातें हो रही हैं। इस तमाम महाराष्ट्र की राजनीति पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, नीरा शास्त्री जी हैं, नेता बीजेपी की। हमारे साथ शिव प्रताप सिंह हैं, प्रवक्ता एनसीपी के। उपेंद्र प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश कुमार जी अब हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। दिलीप के सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ग्रुप एडिटर जैन टीवी, वरिष्ठ पत्रकार। चलिए अगला सवाल एनसीपी से हम जानना चाहेंगे। शिव प्रताप जी, आपसे मेरा सवाल होगा कि अब जिस तरीके से सफाई देनी पड़ रही है बार बार, अजीत पवार साहब हों, बाकी पार्टी के नेता हों, उनके लिए इस बात पे सफाई देना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है कि आखिर में इस बात को लेकर के आखिर में ज़रूरत क्या पड़ी थी आपको बीजेपी को समर्थन देने की। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है तमाम आरोप आपके ऊपर हमले भी किए गए, क्या वजह थी इसकी कि आपको इस तरह का समर्थन देना पड़ा? देखिए विपुल जी, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और विपक्ष में जिस तरह से बातें होती रहती हैं वो तो चलता ही रहता है। परंतु दूसरी बात जो आपने कही कि बाहर से समर्थन करने की, हम आपको बता दें कि हमारी जब से एनसीपी 1999 से बनी तब से हमने महाराष्ट्र के विकास और राष्ट्र के विकास के हित में ही काम करना शुरू किया और उस प्रारंभ की वजह से ही वही सब अभी तक चला आ रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर के चलते हैं। आज की डेट में अन्य दलों का सत्ता में आने के लिए, चाहे वो सीएम बनना चाहते हैं या जो भी बनना चाहते हैं या सत्ता में बने रहना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें, लेकिन हमारे पास सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदु है कि महाराष्ट्र का विकास और आगे कैसे बढ़े, उसी को लेकर के हमने बाहर से समर्थन देने की बात की। प्रताप जी युवा है, बिल्कुल उनको पता है उस विकास का मतलब क्या है। नहीं दिलीप जी, एक बात आप कह रहे थे, हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। शरद पवार के बाहर पार्टी नहीं है उनकी, दिलीप जी, और उनको पता है विकास नहीं है, वो जो विनाश हुआ है उसके फाइल खुलने के डर से वो समर्थन, ऐसी कोई बात नहीं। इसको मैं सिरे से खारिज करता हूं दिलीप जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको खारिज करना चाहिए। आप ये बताइए हमारे देश में न्यायपालिका है, कानून व्यवस्थाएं हैं, आप जिस तरह से साबित करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो कहते हैं ठीक है, हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए बात कही है, अगर वो समर्थन हमारी नहीं लेती कोई बात नहीं, और जितना हो सके हमारे ऊपर केस और आरोप प्रत्यारोप लगा दें। आपसे बिन मांगे समर्थन, बिना शर्त समर्थन क्यों दिया? सिर्फ कारण है कि हमारे महाराष्ट्र का विकास होना चाहिए। 15 साल तक आपने विनाश किया, उसके बाद कह रहे विकास लीजिए। अच्छा, किस तरह का हमने विनाश कर दिया? आप हमें एक चीजें बताइए। सिंचाई घोटाले से लेके क्या क्या हुआ, तो आप कम से कम ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, भाषण देना जो है उसके रैली में आपने देख लिया है। लोगों ने
आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए कुछ भी आप लगा लीजिए, आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगा लीजिए। हमारे देश में रिपोर्ट के अंदर प्रफुल्ल पटेल का भी नाम है। अब वही बात है, नाम तो आप ये बताइए, आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जंतर मंतर में जो है प्रदर्शन करते हैं, उसमें बड़ा बड़ा पोस्टर में लिख देते हैं तमाम ऐसे लोगों का। नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने सम्मान हानि का इसीलिए दावा ठोक दिया और उसमें उनको जो है कितने दिन जो है तिहाड़ में रहना पड़ गया। ये बहुत सारे कारण हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप करने वाली बातें अलग हैं जी। ये बताइए, आज अजित पवार कह रहे हैं कि सेना और एनसीपी मिलकर सरकार बनाए, तो कल बिना समर्थन क्यों बिना मांगे समर्थन क्यों दे, बिना शर्त? आज क्यों कह रहे हैं ये बात? देखिए, कौन बात, किस बात पे यकीन किया जाए? इसलिए विपुल जो बात है, एनसीपी जो दिलीप जी, कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। आप कयास इस समय तो उठा पटक चल ही रही है, उठा पटक तो चल ही रही है। अब उठा पटक में कौन सा विकल्प क्या मिलेगा? हमारा मुख्य बिंदु है कि विकास जी। अजीत पवार किस पार्टी के नेता है? हमारे एनसीपी के नेता क्या कह रहे हैं आज? उनके मन मस्तिष्क में यदि ये बात आ रही है कि इस तरह से सरकार बनानी जानी चाहिए, अगर मेरे दिमाग में आता है कि इस तरह से सरकार बननी चाहिए तो ये बातें कह देते हैं, लेकिन आखिरकार हमारा हाई कमान है वो तय करेगा। अजीत पवार कुछ और कहेंगे, प्रफुल्ल पटेल कुछ और कहेंगे, आप यहाँ आके कुछ और कहेंगे। अरे हम कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो देखिए एक राजनीति करते हैं। आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, सवाल वो है नहीं। सवाल है समर्थन क्यों दिया बिना मांगे, और उसके बाद ये समर्थन देने के बाद ये बयान क्यों दे रहे हैं? उस चीज के लिए मैं बोल तो रहा हूं दिलीप जी कि हमारा समर्थन सिर्फ इसीलिए था क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे की आवश्यकता क्या थी आपको? आप बीजेपी को मैं कह रहा हूं बिना शायद आप सवाल ये है, वो पार्टी है। आपको अजीत पवार कौन है? नहीं, वो अजीत पवार कौन है? अवधेश जी, क्या अजीत पवार बोला? उन्होंने कहा शिवसेना और एनसीपी मिलकर सरकार बनाए, कांग्रेस उसको समर्थन दे। तो ये देखिए, ये सब ये आपके पास आया, आपके पास ये बयान है, ये बयान है। तो बयान ये है कि एक कांग्रेस के नेता। दिलीप जी, एक चीज मैं इस बात को दो टूक में बात कह दूं। अनैतिक, कल भी बात हुई थी कि अनैतिक संगठन नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से अनैतिक सरकार नहीं बननी चाहिए। कि हमको एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि क्यों नहीं शिवसेना और वो सरकार, वो शरद पवार ने, कांग्रेस अजीत पवार साहब का बयान है, बिल्कुल ठीक। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक स्वायत्त पार्टी है, उसको पूरा अधिकार है निर्णय करने का। ये बयान मतलब होता है, मैं कहना चाहूंगा दिलीप जी, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा। आप ये बताइए, जो भी अपनी सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब नहीं दे रहे। देखिए, हम जब सवाल का जवाब देंगे पहले हमारी भी तो बात सुनिए। समर्थन दिया और दूसरी तरफ आप वो बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना को बाहर से समर्थन लेकर सरकार बनाए। लाल कृष्ण आडवाणी जी क्या है, अपनी रख रहे हैं ना, शिवसेना और बीजेपी को सरकार बनानी चाहिए। इस बीच एक और खबर आ रही है जो कि सोर्सेस के हवाले से ही है, अभी तमाम जगहों पे आ रही है इस तरह की खबर की शिवसेना ने कहा है कि वो समर्थन देगी बीजेपी को और उद्धव ठाकरे दिल्ली आएंगे इसके लिए। अब उद्धव ठाकरे दिल्ली आएंगे, उसके बाद बातचीत होगी। ये बातचीत क्या नेगोशिएशन होगा कि किसको क्या मंत्री पद दिया जाए, किसको क्या भूमिका दी जाए? अवधेश जी, क्या रग रहा है आपको अगर उद्धव ठाकरे दिल्ली आ रहे हैं तो? दिल्ली आने का मतलब ये हुआ कि अब उनका भी मन थोड़ा गिरा है। मालूम है कि अगर सत्ता से बाहर रहे 5 वर्ष तक तो पार्टी छिन्न भिन्न हो सकती है। बहुत वर्षों बाद मौका मिला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये स्थिति पैदा कर दी है उनके सामने, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की रणनीति बिल्कुल साफ है। वो भ्रष्टाचार का मामला हो सकता है जो दिलीप जी कह रहे हैं, मुझे उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ 3 बड़े कारण हैं जिस कारण राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया। उनके और शिवसेना के बीच हिंदुत्व को छोड़ दीजिए तो मुख्य लड़ाई जो है मराठा वोट को लेकर के है, दोनों का दावा उसी पर है, और इस बार थोड़ा शिवसेना उनसे बाजी मार के ले गई है। दूसरा, इस समय जो नरेंद्र मोदी का एक लार्जर देन लाइफ जिसको कहते हैं कि जितना मनुष्य का अपना जीवन है उससे एक विराट व्यक्तित्व हो जाना, वो जैसे जैसे वो तूफान के रूप में आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी पार्टियां खत्म हो रही है। तो अगर इस समय सबसे ज्यादा उसको सीटें मिली है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगर महाराष्ट्र में समर्थन नहीं देती है तो यह जन भावना के विपरीत होगा। संभव है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जाए। तो ऐसे बहुत सोच समझ के उन्होंने दिया है, क्योंकि भारत में ये प्रयोग बहुत हुए हैं कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, उसके बावजूद उसको सरकार नहीं बनाने दी गया, देश की राजनीति अस्थिर हुई और फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई।
तो शरद पवार और बाकी ने ये चीजें देखी है, उनको मालूम है कि ये हम करेंगे तो अगली बार महाराष्ट्र में ही अपने आप 288 में बहुमत लेके आ जाएगा, हम लोग खत्म हो सकते हैं। तो वो उनकी रणनीति बहुत सही है, मैं इसको ठीक मानता हूं और जनादेश के अनुकूल भी मानता हूं। कारण कुछ भी हो सकते हैं, जो पूछने वाले हैं वो हैं जो पराजित हैं, पूछने वाले वो हैं जो सत्ता से बाहर है या कहीं और है तो सत्ता से होने हैं, जो सत्ता खोने के डर से इकट्ठे हो रहे हैं, उनको लगता है कि हम लोग तो मोदी के खिलाफ खड़े हो रहे थे, ये क्या कर दिया, लेकिन उनको अपनी राजनीति महाराष्ट्र की करनी है। तो इसके दबाव में अब उद्धव ठाकरे के यहां आने का मतलब यह है कि वो नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे और यहां आने का मतलब ये हुआ कि अब उनके दरवाजे पर कोई बात करने नहीं जा रहा है। अब वो बाला साहब ठाकरे वाली स्थिति नहीं रह गई है, चुनाव के मातोश्री में जाके लोग शीश निभाए। जो चुनाव के समय उनके घर जा रहे थे, अब वो सिचुएशन नहीं है। तो अब उनको आना पड़ रहा है बातचीत करने, नरेंद्र मोदी से बातचीत। उनका ठीक है, अब दिल्ली आ जाइए, तो उनका भी थोड़ा मन गिरे, उनको भी समझ में आए कि वो पहले वाली बात खत्म हो गई है। आपको अगर जूनियर पार्टनर के रूप में बीजेपी नंबर 1 है और जूनियर पार्टनर के रूप में रहना है और सरकार में हम लोगों जैसे सरकार चलाना चाहते हैं, उसमें अगर आपकी सहमति है तो ठीक है, नहीं तो हम अकेले सरकार बनाने जा रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। उपेंद्र जी, आप पूरी स्थिति को कैसे एनालाइज कर रहे हैं इस समय की? देखिए, मैं पहले से कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी है, ये अपने हिसाब से पॉलिटिक्स देखेगी। ये लॉन्ग टर्म इसकी पॉलिटिक्स यही है कि ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। ठीक है, गठबंधन करती है, लेकिन गठबंधन कोई शौक से नहीं करती है, मजबूरी से करती है। तो गठबंधन की मजबूरी से मुक्त होने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी भी कर सकती है। तो 25 साल से शिवसेना के साथ उसका गठबंधन रहेगा था, अगर भारतीय जनता पार्टी उससे मुक्त हो सकती है तो वो उससे मुक्त होना चाहेगी। तो उसकी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि बिना किसी के समर्थन से हम सरकार बनाए और जिसकी संभावना नहीं है, और ऐसा असंभव भी नहीं है, क्योंकि जब नरसिंह राव की सरकार बनी थी 1992 में, 91 में और 96 तक स्थिर नहीं होगी सरकार फिर। नहीं, बहुत अस्तित्व वहां पे 5 साल में ऐसे जो नंबर्स हैं, नहीं आप जो देखिए आज की पॉलिटिक्स में, उस समय की पॉलिटिक्स में जैसे उन्होंने मैनेज किया, और बीजेपी के लिए इस समय और एनसीपी पे कोई आदमी भरोसा करके, और जो कि 24 घंटे में आप भी जानते हैं, एक संभावना है जी, जो आप बोल रहे हैं वो भी एक संभावना है। मैं ये कह रहा हूं कि 24 घंटे में 3 बार उन्होंने अपना बयान बदला है। वो तो एनसीपी ने बदला होगा ना। मैं बीजेपी के बारे में बोल रहा हूं कि जो पहली कोशिश रहेगी बीजेपी की, बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स देखिए, आप बीजेपी के व्यू पॉइंट सोचिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहेगी। तो वो चाहेगी कि हम अपने पैर पर खड़े रहें। उसके पास 123 है, ऑलरेडी है, 12-13 और भी मिल सकता है, 140 तक तो पहुंचा सकती है वो, बाकी बच जाएगा 4। अगर उसके सरकार का फॉर्मेशन हो जाता है तो अगर 140 के साथ भी वो 5 साल तक सरकार चला सकती है। वो तभी गिर सकती है जब सभी पार्टियां इकट्ठी हो जाए, सारे विधायक उसके खिलाफ हो जाए। लेकिन देखिए, विधायकों का भी इंटरेस्ट देखिए, पहले जमाना था जबकि विधायक तैयार हो जाते थे कि भाई ठीक है सरकार गिरने दो, विधानसभा भंग हो रही है होने दो, लेकिन अब विधायक हैं जो बहुत पैसा खर्चा होता है, चुनाव नहीं चाहते हैं। शिवसेना के विधायक नहीं चुनाव चाहेंगे, कभी विश्वास प्रस्ताव खिलाफ में लाया जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे। इसलिए सरकार बन जाने के बाद सरकार गिरना आसान नहीं है। एक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भले एक वोट से गिर गई हो, वो भी गलतफहमी में गिरी, क्योंकि मायावती ने पहले सपोर्ट की घोषणा कर दी, भाषण में सपोर्ट कर दिया और वोटिंग में खिलाफ में चली गई। अगर पहले से विरोध करती मायावती शुरू में तो मैनेज कर लेते, फिर बहुत सारे लोग जो वोट खिलाफ में वोट डाल रहे थे वो अब्सटेन करके सरकार को बचा लेते, क्योंकि कोई नहीं सरकार गिराना चाहता है। शेखर जी ने कहा ही था कि मुझे मालूम होता कि एक वोट से सरकार गिर जाएगी तो मैं जरूर वोट डाल देता। तो विधानसभा और लोकसभा नहीं भंग करना चाहता, इसलिए अगर सरकार बन जाती है भारतीय जनता पार्टी की तो चलने के लिए हमें नहीं लगता है इसको एनसीपी या शिवसेना के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। हाँ, फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि जब गवर्नर को दिखलाना पड़ेगा किसी भी आप कैसे चला सकते हैं। वैसे भी गवर्नर है जो माइनॉरिटी सरकार बनने की पहले भी है कि सरकार गठन करवा के बोलेगा कि 2 सप्ताह के अंदर या 15 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर ये कर दो। तो पहली ये कोशिश रहेगी। दूसरी कोशिश है जो दिलीप जी बोल रहे हैं, दूसरी संभावना कि चूंकि शिवसेना के साथ इसका संबंध रहा है और बहुत सारे लोग हैं पार्टी के अंदर, संघ के अंदर, कुछ इसके शुभचिंतक वो कहेंगे जो संगठन बना हुआ, जो संबंध बना हुआ है वो टूटना नहीं चाहिए। एक पुराना जो हैंगओवर है उसके कारण हो सकता है शिवसेना के साथ भी ये दूसरा होगा। तीसरा जो एनसीपी का है, तो एनसीपी को तो सरकार में शामिल करेगी नहीं। बाकी है कि
शिवसेना को कमजोर रखने के लिए कि शिवसेना बार्गेनिंग नहीं करे, इसका उसे फायदा मिलेगा, तो सीधे आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकती है कि एनसीपी सपोर्ट कर रही है, हम उसका सपोर्ट नहीं लेंगे, उसका सपोर्ट हमें नहीं चाहिए। इस तरह का स्टेटमेंट बीजेपी के कोई भी नेता नहीं दे सकते। चलिए नीरज जी के पास आते हैं। अब तक नीरज जी बहुत शांति के साथ सुन रही थी और इस दौरान एक बात उन्होंने बोली कि काफी अनैतिक होगा। हमने आपकी पार्टी में लोगों ने कहा कि अगर एनसीपी के साथ जाते हैं, अगर इतना अनैतिक है तो इस पे फैसला करने के लिए इतना लंबा समय 2 दिन 3 दिन का उसी समय मना कर रहे थे, कुछ भी सूरत हुआ एनसीपी के समर्थन आपने ठीक से नहीं सुना। मैंने ये कहा कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का अलायंस अगर जैसे कहा जा रहा है तो ये संभव नहीं है। संभव नहीं है 2-3 कारणों से। एक तो उनको समझ में आना चाहिए कि ये मैंडेट बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि लोकसभा से एक मैसेज आया। मैसेज ये आया कि नरेंद्र मोदी पर पूरे देश ने विश्वास जताया जी, और यही विश्वास बार बार राज्यों में भी पता चल रहा है। और इस बार कुछ सीटें कम होने की वजह से अगर इस प्रकार का अलायंस बनता है तो उससे ये जनता के साथ धोखा होगा, एक बात। दूसरा, गवर्नर भी चाहेगा कि लिखित में जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत कठिनाई आएगी, वो प्रैक्टिकली संभव नहीं होगी। नहीं, अपनी सरकार बनाने के बारे में आपकी बीजेपी की सरकार पे हम जरा चर्चा बीजेपी की सरकार पे हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि शिवसेना नेचुरल अलायंस है, और शिवसेना के बारे में चुनाव प्रचार के दौरान हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने कहा कि ये लोग चाहे कुछ भी कहें, हम बुराई नहीं करेंगे। तो किसी ने भी किसी भी प्रकार का वक्तव्य शिवसेना के खिलाफ नहीं दिया। बाला साहब के लिए सबके मन में एक अलग सी इज्जत और श्रद्धा भाव थी और रहेगी। तो इन सब बातों को जोड़ते हुए मुझे लग रहा है कि हमारा देश इस वक्त जो डेमोक्रेसी है वो मैच्योर होती जा रही है, और एक वो क्या कहना चाहिए, जैसे अमेरिका में सभी स्टेट्स के अंदर एक प्रकार की यूनिफॉर्मिटी, एक प्रकार का एक साथ डेवलपमेंट, और इस सब प्रक्रिया की ओर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। चलिए एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरा कांग्रेस से ले लेते हैं। अनीस अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के सचिव। अनीस जी, बहुत बहुत स्वागत है जैन टीवी में। पहला सवाल आपका यही होगा कि जो स्थिति इस समय कांग्रेस की देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में, उसके बावजूद इस तरह की कोशिश करना कि आप एनसीपी को फोन कर रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं, और उसके बाद कह रहे हैं हम शिवसेना को समर्थन दे देंगे, बाद में कांग्रेस की तरफ से डिनायल भी इसका आया, क्यों इस तरह की खबरें सामने आई? देखिए, ये सब बीजेपी और शिवसेना के कुछ लोगों या एनसीपी के खेल है, एक र्यूमर है, इसमें कुछ खुद नहीं है इस तरीके की बात। पर ये र्यूमर तो आपके सहयोगियों ने फैलाया ना सर, बीजेपी शिवसेना ने तो कहा नहीं इस बारे में कुछ। नहीं, हमारे कोई लोगों ने फैलाए, ये कुछ प्रेस वाले जो रहते हैं वो एनसीपी की तरफ से बयान आया सर, एनसीपी की तरफ से, बीजेपी शिवसेना वाले से मिले रहते हैं। नहीं, कांग्रेस ने उसको खारिज कर दिया, लेकिन ये कह रहे हैं बीजेपी और शिवसेना ने इसको फैलाया जी। जी जी, चलिए एक सीधा सवाल पूछिए ना कि क्या इस तरह की सरकार को कांग्रेस समर्थन देने की पहल करेगी या सोच रखती है, या रणनीति इस तरह की हो सकती है? देखिए, एक तो इन्होंने अभी तक अपना बीजेपी का जैसा एनसीपी ने अपना तय कर लिया है कौन नेता रहेगा, वैसा बीजेपी ने इतना समय क्यों लगाया? आप बीजेपी के समय अनीस साहब इसका जवाब मैं देना चाहूंगी जरूर कि राजनाथ जी हमारे होम मिनिस्टर हैं। के बारे में जो एनसीपी के नेता ने कहा, क्या ऐसी कोई रणनीति कांग्रेस पार्टी का है कि शिवसेना और एनसीपी को, या शिवसेना की सरकार बने, एनसीपी और कांग्रेस उसको बाहर से समर्थन करे? ऐसी कोई रणनीति नहीं है, दिल्ली में भी ऐसा कुछ सोचा नहीं गया, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये सिर्फ लोग, बीजेपी के लोग इस तरीके की हवा फैला के, क्योंकि वो जल्दी से अपना नेता नहीं चुन पा रहे, और कभी ऐसा होता है राजनाथ सिंह की दिल्ली से निकल गए, उनको रास्ते में रोक दिया गया। नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे। राजनाथ जी होम मिनिस्टर हैं, दिवाली का समय है, जिस प्रकार की थ्रेट्स है, जिस प्रकार की उन पर जिम्मेदारी है, तो यही उचित रहा कि दिवाली तक, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं की संभावना है और उनको ये हैंडल करना बहुत जरूरी है, इसलिए उनका दिल्ली में रहना बहुत जरूरी है। ये बात रही। ऐसा कोई घटना नहीं होगी दिवाली जी। अब ये जो पहली बार बगैर
दिवाली में कोई सरकार महाराष्ट्र की बात नहीं है, देश की जिम्मेदारी देश के होम मिनिस्टर पर होती है। दिवाली का समय है, किस किस प्रकार की घटना घटती है तो उनको हैंडल करना होता है। कांग्रेस इस समय कोई मंथन कर रही है, कोई बैठक कर रही है या विपक्ष में बैठने के पूरे मूड में है? अनीस साहब को जिस बात पे जवाब देना, अनीस साहब मुद्दे आप थोड़ा अलग जा रहे हैं सर। ये आप बिल्कुल डाइग्रेस कर रहे हैं। चले गृह मंत्री होम मिनिस्टर पर दोबारा बातचीत कर लेंगे आपसे, पर अभी ये बताइए महाराष्ट्र में आपकी अनीस साहब अभी महाराष्ट्र में आपकी रणनीति है क्या? कांग्रेस की रणनीति क्या है बताइए महाराष्ट्र में? मैं सवाल अभी कांग्रेस की रणनीति क्या है? I understand your questions. I have already given you my answer. You should try to understand my question. Whatever question I have given you, there is no answer. मैं ये इस पर हम लोग कई बार बहस कर चुके हैं, आज इस पर अलग से बहस करेंगे। सवाल एक है, कांग्रेस की रणनीति महाराष्ट्र में क्या है? देखिए, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, चलिए, और ऑपोजिशन में बैठकर हम देखेंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए यही मैंडेट आपको मिला। बस यही बात आप पहली बार में बोल देते। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कोई विकल्प भी है क्या? उस पर भी तलाश करेंगे। चलिए, इन्होंने जो वादा किया था कि हम जेल भेज देंगे, जो लोगों ने करप्शन किया, हम देखते किस किस को जेल भेजते हैं अभी। जी चलिए, वो भेज देंगे, देखते किसको जेल भेजते हैं। चलिए, अब तो अभी की स्थिति में देखने के अलावा विकल्प ज्यादा है नहीं आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया अनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए एक छोटा सा रिएक्शन जो है दिलीप जी आपसे लेना चाहेंगे। अब जो स्थिति बनी है उसके बाद रिएक्शन लीजिए अवधेश जी से। हरियाणा पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा की जो पिक्चर आई है अवधेश जी आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या हम अब ये मान के चलें कि उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री पद का चुनाव होगा? कोई मराठा गैर मराठा का मुद्दा नहीं होगा। देवेंद्र फडणवीस के नाम की जो चर्चा चल रही है, जिस तरीके से कल के कार्यक्रम में ही हमने चर्चा की थी मनोहर लाल खट्टर के बारे में, और आज उसका ऐलान हुआ। उम्मीद करें देवेंद्र फडणवीस या आपका फेवरेट अब महाराष्ट्र में कौन होगा? कल जिन लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने जिस पर सहमति जताई थी, वही नाम जैन टीवी की जो बहस में सामने आया था, वही आज मुख्यमंत्री बनता हुआ दिखाई दिया। मनोहर लाल खट्टर का तो मामला बिल्कुल साफ था, लेकिन महाराष्ट्र में अब आज 40 विधायक नितिन गडकरी के घर पर पहुंच गए हैं। वहां एसएमएस जारी हो गया है, कार्यकर्ताओं को और नेताओं को एसएमएस किया जा रहा है कि गडकरी जी को मनाया जाए। वहां नारे लग रहे हैं। इस समय नागपुर का वातावरण आप देखेंगे तो ऐसे लग रहा है जैसे गडकरी जी मुख्यमंत्री हो चुके हैं। गडकरी उसको नकार रहे हैं, लेकिन नंबर 1 में अगर नाम अभी तक चल रहा था वो देवेंद्र फडणवीस का ही था। अब विदर्भ में आप समझिए कि विदर्भ में 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, मतलब 62 शायद सीट है, उसमें से 44। तो विदर्भ में तो एक बड़ी ताकत बन के उभरी है। तो विदर्भ के नेता को महत्व देने की बात हो सकती है। तो इस समय लेकिन सब कुछ निर्भर इस पर इस तरह के भी बयान आ रहे हैं कि विदर्भ के ही 30 विधायक के आसपास जो है वो गडकरी के समर्थन में भी आ रहे हैं। लगभग सभी विधायक, विदर्भ के ज्यादातर विधायक नितिन गडकरी का कोई विरोध नहीं है। नितिन गडकरी का अगर गोपीनाथ मुंडे होते तो विरोध हो सकता था। गोपीनाथ मुंडे के कुछ समर्थक जो हैं वो विरोध में हो सकते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाएंगे क्योंकि अधिकतर लोग समर्थन में आएंगे। लेकिन स्वयं नितिन गडकरी को फैसला करना है और उससे पहले उनको अपना इक्वेशन देखना है कि केंद्रीय राजनीति में उनको बने रहना है, नहीं रहना है, राज्य की राजनीति में चला जाना है। नरेंद्र मोदी को सोचना है कि हमको कैसे किसको वहां भेजना है। तो अभी मुझे लगता है कि अभी तक तो मैं देवेंद्र फडणवीस के नाम को पहले नंबर पर मान के चल रहा हूँ, लेकिन अब अगर आगे कुछ बदल जाए तो उसके बारे में नहीं कह सकते हैं। हाँ, शिवसेना के साथ अगर बनाते हैं, उनकी शर्त होती है तो उद्धव ठाकरे और नितिन गडकरी के बीच कोई अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। लेकिन शिवसेना की शर्त इस बार चलने वाली नहीं है क्योंकि सेकेंड पार्टी एनसीपी ने उसका खेल बिगाड़ दिया है। तो इसलिए कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का चुनाव कठिन नहीं है। कठिन इनके लिए ये है कि हम सरकार बना रहे हैं तो वाकई विश्वास मत में हमको पूर्ण बहुमत मिल जाता है कि नहीं मिलता है, ये सुनिश्चित करना इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा आवश्यक है। जी चलिए, बहुत संक्षेप में उपेंद्र जी और दिलीप जी आपसे एक रिएक्शन लेते हैं, फिर हरियाणा पे चर्चा करते हैं। उपेंद्र जी, आपको क्या लगता है कौन सा नाम ऐसा होगा कि क्या देवेंद्र फडणवीस जिसकी चर्चा कर रहे हैं अवधेश जी वो, या फिर कोई सरप्राइज निकल के आएगा महाराष्ट्र के अंदर?
हमें नहीं लगता कोई सरप्राइज होगा। ये देवेंद्र फडणवीस है, लेकिन हमें ज्यादा अभी भी लग रहा है कि गडकरी की ही संभावना है, क्योंकि गडकरी से जब पूछा गया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं बनूंगा मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि मैं रेस में नहीं हूँ। रेस में नहीं होने का मतलब होता है कि मैं अपनी तरफ से उम्मीदवार नहीं हूं, मैंने अपने आप को उम्मीदवार के रूप में नहीं शामिल किया। लेकिन अगर पार्टी फैसला करेगी तो माने, पहले उन्होंने कहा कि जो पार्टी का जो फैसला होगा, पार्टी का जो फैसला होगा, मैं रेस में नहीं हूं। इसमें हमें लग रहा है कि स्टेचर को देख करके और वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि हो सकता है फडणवीस बनाया जाए तो पंकजा मुंडे उसका विरोध करे, कहीं और से विरोध करे, लेकिन अगर गडकरी बनते हैं तो गडकरी क्योंकि स्टेब्लिश्ड हो गए हैं सीनियर मोस्ट लीडर के रूप में, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। अध्यक्ष होने के कारण उनका कोई कंपटीटर नहीं है उस तरह से। अगर वो बन जाते हैं तो हार्ट बर्निंग दूसरे लोगों में कम होगी, लेकिन अगर इनके अलावा कोई बनता है तो दूसरे लोगों की हार्ट बर्निंग ज्यादा होगी। इसलिए हमें लग रहा है, मेरा जो पॉलिटिकल सेंस है उसके अनुसार है कि गडकरी के बनने की संभावना ज्यादा है। और वो भी है कि शिवसेना को भी चूंकि अगर रखना है, नियंत्रण में रखना है, उसके महत्वाकांक्षाओं को पर नहीं लगने देना है, तो भारतीय जनता पार्टी चाहिए गडकरी को ही बना करके रखो। और गडकरी के रिश्ते एनसीपी से भी बहुत अच्छे हैं, मैं पॉलिटिकल बात बोल रहा हूँ। तब उसको भी अगर मान लिया कि एनसीपी को, शिवसेना को रखना है नियंत्रण में, तो सपोर्ट चाहिए, या तो अब्सटेंशन वाला सपोर्ट चाहिए या एक्टिव सपोर्ट चाहिए एनसीपी का, तो वो मैनिपुलेट करने में गडकरी ज्यादा सफल होंगे। चलिए, बहुत संक्षेप में दिलीप जी, आप सहमत बिल्कुल उपेंद्र जी के बाद तमाम बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इसमें सिर्फ दो बातें हैं। एक कि क्या लोकसभा के सीट से इस्तीफा देके वहां पे ले जाने के लिए ये पहल बीजेपी के तरफ से होगी कि केंद्र से किसी को भेजा जाए, मुझे लगता है ये एक कठिनाई है। और दूसरी एक और बात है जिसमें मुझे लगता है कि जो असल सवाल है वहां पे इसको एड्रेस करना है कि जो मराठी सेंटिमेंट है उसको कैसे एड्रेस करेंगे अगर गैर मराठी को बढ़ाते। तो ये दो ऐसी स्थिति है, ऐसी बातें हैं जिसपे कि बीजेपी के नेतृत्व को सोचना होगा। चलिए, इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तमाम कयास अभी भी लगातार जारी हैं, जल्दी फैसला होगा। दीपावली के बाद कहा जा रहा है इस बारे में फैसला होगा, लेकिन हम मंथन इसी बात पे कर रहे हैं। अभी तक दो नाम निकल करके आए हैं, गडकरी और देवेंद्र फडणवीस पे लगभग मुहर लग सकती है। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे हरियाणा में जिस नाम पे मुहर लगी है, क्यों लगी है और आगे क्या कुछ होगा हरियाणा में, इस पर चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब हम महाराष्ट्र के बाद रुख करेंगे हरियाणा का। हरियाणा में जिस नाम पर कल हमने सबसे ज्यादा चर्चा की थी वो नाम था मनोहर लाल खट्टर का। आज उस पर मुहर लग गई है बीजेपी विधायक दल की और विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। 26 अक्टूबर को वो शपथ लेंगे। आइए जरा सुनते हैं पहले जो तमाम खास मेहमान जो हमारे हैं उनसे बातचीत करने से पहले क्या कुछ कहना है वेंकैया नायडू का, जो आज जो चुना गया उनको नेता, उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं वेंकैया नायडू, पहले उनको सुनते हैं। सर्वसम्मति से श्री मनोहर लाल जी को बीजेपी हरियाणा विधान दल का नेता के रूप में हमने घोषित किया है। इस बीच मनोहर लाल खट्टर चुने जाने के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनाते हैं। सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना है। सबसे पहले मैं हरियाणा की जनता का जो हमको इतना भारी मैंडेट मिला है उस मैंडेट मिलने के लिए हरियाणा की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। जिन विधायकों ने सबने मिलकर सर्वसम्मति से मुझे विधायक दल का नेता चुना है मैं उनका सबका आभार प्रकट करता हूँ। जो दायित्व मुझे सौंपा है मैं हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार हमारे नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री उनका जो विजन है उनके जो बताए गए रास्ते हैं उसके अनुसार हरियाणा का हम लोग शासन चलाएंगे। चलिए, तमाम नामों के बीच में मनोहर लाल खट्टर को वरीयता दी गई है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ नीरा शास्त्री जी हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, हमारे साथ शिव प्रताप सिंह जी हैं प्रवक्ता एनसीपी के, हमारे साथ मौजूद हैं
उपेंद्र प्रसाद जी वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ अवधेश कुमार जी मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे। नीरा जी, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम लोगों के नाम चर्चा में चल रहे थे, क्यों वरीयता दी गई? सिर्फ इस वजह से कि वो संगठन से नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मनोहर लाल जी को बहुत समय से देखा है, मैंने बहुत पास से देखा है, जिस प्रकार से वो निष्ठा से संगठन का काम करते हैं, राष्ट्र हित की सोच रखते हैं और एक बड़े शांत स्वभाव के पर डायनेमिक, जैसे मोदी जी ने परिश्रम करके ये दिखाया है कि काम एक्चुअली कैसे हो सकता है। तो उन चीजों को क्रियान्वित करने की क्षमता अगर किसी में है तो मैं समझती हूँ कि जो चयन हुआ है सही में बहुत ही सही हुआ है। और केंद्र से जैसे जब जुड़ जाते हैं सरकारें, मैं आपको बता रही थी कि रीजनल पार्टीज जब अपनी विफलताएं हो, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़कों में खड्डे हो, इलाज के लिए दवाखाने ठीक से ना हो, तो सब केंद्र पे एक छोटा सा सवाल बीच में मैं आपसे बीच में रोक रहा हूँ। 18 साल बाद कोई, चूंकि समय कम है, 18 साल बाद कोई गैर जाट मुख्यमंत्री वहां पर बना है। सवाल ये है इस समय कि क्या आपको लगता है लंबे समय तक बिना जाट मुख्यमंत्री के, जो जाट पॉलिटिक्स इतने लंबे समय तक जड़ों में घुसी हुई है हरियाणा के, क्या ये फैसला सही होगा लंबी राजनीति के लिए? बहुत लोग इस पर भी सवाल निशान उठा रहे हैं। नहीं, अब जो है राजनीति ने एक परिवर्तन लिया है। आज देश की जनता डेवलपमेंट चाहती है, वो नहीं चाहती कि राज्य की सरकार अपनी नाकामियों का टीकरा केंद्र पे फोड़े। वो ये चाहती कि राज्य की सरकार परफॉर्म करे, और राज्य की सरकार अगर केंद्र से जुड़ी हुई सरकार है तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। और कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति ऐसा जो सत्य निष्ठा से अपना काम करने के लिए तैयार है, ऐसा कोई मुख्यमंत्री मिल जाता है, ऐसा कोई प्रधानमंत्री मिल जाता है, तो देश की जनता डेवलपमेंट चाहती है। अब जात बिरादरी की, वंशवाद की और भाई भतीजावाद की जो पॉलिटिक्स है, ये समाप्त होकर के सबको चाहिए विकास, और विकास की पॉलिटिक्स हो रही है जो करके दिखाएगा। ये जो बड़े नाम थे उनको कैबिनेट में जगह मिलेगी। अनिल विज और तमाम जो बड़े नाम थे, those who are capable, those who are able to deliver will get। वीरेंद्र सिंह को लाया गया, लोग कह रहे हैं उनको उस तरह का सम्मान नहीं मिला, उनकी धर्मपत्नी जीती है, क्या कैबिनेट में जगह मिलेगी? देखिए, ये सब निर्णय बाद के होंगे, पर जो केपेबल हैं, डिजर्विंग हैं और परफॉर्म करके दिखा सकते हैं, उन सबको जगह मिलेगी। चलिए अवधेश जी के पास चलते हैं। अवधेश जी, आप किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से चुनाव हुआ, मनोहर लाल खट्टर पे हमने कल काफी विस्तारपूर्वक चर्चा की थी, लेकिन अब इसके बाद आप किस तरीके से देख रहे हैं आगे के? अनिल विज से लेकर के तमाम बड़े नेता, कैप्टन अभिमन्यु, बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त थी, आधे दर्जन से नेता जो थे, आपको लगता है उनको कैबिनेट में जगह दे करके उनका मनोबल बढ़ाया जाएगा? किस तरीके से देख रहे हैं आगे की हरियाणा की राजनीति को आप? देखिए, नरेंद्र मोदी पूरे देश में ठीक है कि वो जातीय क्षेत्रीय सीमाओं को तोड़ करके और एक अपना समर्थन आधार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन पिछड़ों पर उनका ज्यादा जोर है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो और साथ ही साथ साफ सुथरी छवि, जिस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं हो या भविष्य में भी आरोप की संभावना नहीं हो। तो बहुत सारे नाम जो वहां थे वो थे, लेकिन कई के बिजनेस हैं, कई के और काम हो रहे हैं, कई पर प्रदेशों में दूसरे प्रकार के आरोप भी हैं। मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी के बीच अनेक समानताएं हैं। केंद्र में इस समय एक पूर्व प्रचारक, एक प्रचारक प्रधानमंत्री है, एक दूसरा प्रचारक मुख्यमंत्री बन रहा है। हरियाणा में एक बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का काम देखता था, एक राज्यों के स्तर पर देखता था। एक सामाजिक समीकरण अपने पक्ष में करने की कोशिश है, क्योंकि पिछड़ों और सवर्ण को हम मिला देते हैं। अगर हरियाणा में तो करीब 56-57% हो जाता है। भजन लाल उन्हीं की बदौलत जो है सत्ता में आते थे, जाट उनका विरोध करते थे, लेकिन उनकी ताकत बनी रही थी। तो वो जो भजन लाल की वो ताकत थी, उसको अपने हाथ में लेना, सवर्णों को जोड़ना और भविष्य में एक अस्थायी समीकरण बनाने की ओर बढ़ाया गया, ये कदम है। लेकिन सबसे बात की, जो मनोहर लाल खट्टर हैं, उनको पंचायतों तक की वहां जानकारी है। इतना काम किया है उन लोगों ने साइकिल मोटरसाइकिल से कि हरियाणा के पंचायतों तक की जानकारी है, कार्यकर्ताओं से संपर्क है, और कम जितने उम्मीदवार थे उसमें सबसे कम प्रॉपर्टी 2,56,000 जिसके पास हो कुल मिला के, ऐसा मुख्यमंत्री बना के नरेंद्र मोदी ने एक संकेत दिया है कि बिल्कुल हम एक सब साधारण को जिसमें की सामर्थ्य है उसको हम बना रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है, और मुझे लगता है इस निर्णय का प्रभाव हरियाणा की राजनीति पर पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अवधेश जी ने कही है। बहुत संक्षेप में कार्यकर्ता से जो जुड़ाव,
और बिल्कुल समय नीरा जी जो है बिल्कुल कम है। उपेंद्र जी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेंगे। उपेंद्र जी, इस फैसले के बाद क्या ये माना जाए कि ये हमेशा जो कहा जाता था कि संघ से सिर्फ मार्गदर्शन मिलता है, इस बार हम देख रहे हैं कि न सिर्फ मार्गदर्शन बल्कि बहुत सारे फैसले, ना सिर्फ फैसले बल्कि लोग भी अब संघ से जो है काफी हद तक एक्टिव पॉलिटिक्स में काफी तेजी के साथ आ रहे हैं। क्या माना जाए एक तरीके से सक्रिय राजनीति में? ये तो संगठन मंत्री भाजपा का थे ही, तो लंबे समय संघ की ही बात नहीं है। अगर संघ की बात कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी तो खुद संघ के आदमी हैं, तो नरेंद्र मोदी भी तो संघ ही हैं जी। संघ में और नरेंद्र मोदी में डिवाइडिंग लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। अब देश की जनता ने सूडो सेक्युलरिज्म को कहीं ना कहीं मोदी से जुड़े रहे हैं, संघ से भी जुड़े रहे हैं और मोदी से जुड़े रहे हैं संघ के कारण, और मोदी खट्टर साहब से जुड़े हुए हैं संघ के कारण। तो संघ तो दोनों के का कंबाइनिंग फोर्स है। लेकिन वो जो अवधेश जी ने कहा कि उनका जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, व्यक्तिगत बैकग्राउंड है, उसके कारण लगा कि एक आदमी है जो स्वच्छता ढंग से, ईमानदारी से, क्योंकि हरियाणा में लूट मचती है। हरियाणा, दिल्ली के 3 और हरियाणा है, उसके कारण है कि प्रॉपर्टी की कीमतें वहां बहुत बढ़ जाती है। तो उसके कारण पूरा का पूरा हरियाणा है जो वो लूट का केंद्र बना हुआ है। जितना जमीन की लूट, जितना भू माफिया, कॉलोनाइजर, बिल्डर, क्या क्या सब है, हरियाणा से ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा इंडिया में, कहीं भी नहीं। वो वैसे माहौल में एक ईमानदार आदमी को, स्वच्छ व्यक्ति, और जहां तक सोशल की बात है तो अभी जो नया फेज आ रहा है उसमें लोग कास्टिज्म को खारिज कर रहे हैं, जातिवाद को। चलिए, तो जातिवाद को खारिज करने का मतलब है कि जो जिस राज्य में डोमिनेंट कास्ट है उसको आप काउंटर अगर आप करते हैं तो वहाँ मेजोरिटी जनता है वो खुश हो जाती है। चलिए ठीक है, जाट है लेकिन जाट नहीं है कि 50% है। चलिए बहुत फाइनल रिएक्शन आपसे लेंगे यहाँ पर। शिव प्रताप जी, आपकी पार्टी की तरफ से भी आज हमने सुना एक रिएक्शन जो है देखने को मिला कि अब संघ जो है सारे निर्णय कर रहा है, और क्रिटिसाइज किया उन्होंने इस फैसले को। कैसे देख रहे हैं? बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में आपकी टिप्पणी। देखिए, संघ के बारे में या भारतीय जनता पार्टी के बारे में, क्योंकि मैं एनसीपी से जुड़ा हूँ, एनसीपी नेता हूँ, तो इस वजह से मैं उस पर कोई चर्चा या प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता हूँ। हालांकि मुझे एक बात याद आती है, अभी दिलीप जी से चर्चा हो रही थी जब, उस जगह मैं उनकी बात से सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति के चाणक्य हैं शरद पवार साहब, तो उस जगह पे मैं अपनी पार्टी का एक विचार रख देना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति के यदि चाणक्य हैं तो वही सब कुछ कर रहे हैं। ये ये जो बातें हैं और बयान है, ये उठापटक चलती रहेगी, लेकिन हमारे हाईकमान जो तय करेंगे वही अच्छा होगा और महाराष्ट्र के विकास के लिए वो अच्छा होगा। चलिए अवधेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीरा जी, आप इस कार्यक्रम में जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शिव प्रताप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। घटना चक्र में फिलहाल इतना ही। कल फिर इस कार्यक्रम में आएंगे एक नए एजेंडे के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, और देखेंगे देश की सियासत पर इसका क्या असर पड़ रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।